बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल दिल दिया दहलीज़, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज, उसकी ये 22वीं एपिसोड है। और यार मैं एक्चुअली थोड़ा बिज़ी थी, मैं टूर पर गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज़ में, और वहाँ पर जाने से पहले मैंने जितने दिन वहाँ पर होना था मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जाते ही मेरा सेल फ़ोन गिर गया और उसकी वजह से उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई, पैनल टूट गया। तो अब मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती थी। तो मैं आई हूँ, एक दिन तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी तो तब तो मैं जा नहीं सकी। फिर नेक्स्ट डे मैं गई हूँ, फिर जाकर वहाँ से मैंने करवाया, तो फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। आज फिर जाकर मैंने अपना वो सारा काम करवाया, तो मुझे इसलिए काफ़ी टाइम लग गया रिकॉर्डिंग वगैरह के सिलसिले में, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी कल। तो उसकी वो टेपें वगैरह लगी हुई थी, ऊपर ग्लास वगैरह चढ़ाया हुआ था, तो वो मैंने उतारा ही नहीं। तो मैंने कहा मैं दुकान पर जाकर ना उसको वापस फिर करूँगी, वो खुद ही उतार लेगा। तो अब आज फिर इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ काफ़ी देर बाद। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अरे बेटी, तेरा मर्द क्या दूसरी के चक्कर में था? नानी हनीफ़ा पर सौत आई थी, उसकी तान दूसरी और तीसरी पर ही टूटती थी। ऐसे गुण कहाँ थे इसमें कि आसानी से जान छूट जाती? बालू जलकर सोच रही थी। बर्तन रगड़ने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। अरे वो तो इसके पाँव धो धो कर पीता था, इस नमक हराम का मुकद्दर ही ख़राब है। उसकी माँ लहाफ गद्दों को धूप लगा रही थी, वहीं से तड़क कर बोली, सारा सोना उतरवा लिया उसने। बी को जैसे सोना जाने का बड़ा दुख था। मैं खुद उतार कर आई हूँ। वो आग में सुलगती तोके उसने पतीली खंगाल कर ज़ोर से एक तरफ पटक दी। जिस दिन से आई थी इंटरव्यू दे कर थक गई थी। अपना खूंटा ही कमज़ोर था। अम्मा उसके स्वभाव ही नहीं थे घर बसाने वाले। उसकी माँ अपना काम पूरा करके हमसायों के बीच आ बैठी। हमारे तो जन्म में थकवा दिया इसने, अब इस जिंदा जनाजे को रोकेंगे उम्र भर, रोएंगे उम्र भर। वो सर पकड़कर वाकई रोने का प्रोग्राम बनाने लगी। मैं उनकी नाकों की परवाह करके खून थूक कर मर जाऊं? उसने धुले हुए बर्तनों की टोकरी एक तरफ खिसकाते हुए कुड़कर सोचा। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मेरी खुशी पर खुश क्यों नहीं हैं? आप लोग मेरे हैं या उसके? वो दुपट्टे से हाथ पूंछते हुए चिढ़कर औरतों से मुखातिब हुई। खुशी? औरतों ने ताज्जुब से उसकी सूरत देखी। ये उजड़ कर खुश है, और तो और ये वो गूंगी बालू तो नहीं है? क्या ज़बान हो गई है? हाथ भर का अंडा। तुझे फाके होते थे वहाँ, पैसों में खेलती थी, हमने खुद देखा था तेरा घर। अरे उसके साथ उसके ब्याह में 1 से लाख तक राज़ी नहीं थी, मगर लाल खान के तौर तरीके हमारे साथ इतने भले थे कि ऐसी आदत के दामाद यहाँ वहाँ देखने को नहीं मिलते। बदनसीब के नसीब में सुख ही नहीं है। पत्थर सा आ बैठा है छाती पर। उसका बाप तो पहले बीमार था, अब तो ये सदमा मेरे मुंह में खाक उसे खा ही जाएगा। 6 कमरों का भरा हुआ घर, फ्रिज तो 2 बड़े वाला, नीली टेलीविज़न रंग वाला, बड़ा महंगा आता है वो, और स्त्रियां प्याज काटने की, कीमा बनाने की मशीन, शरबत घोलने बिजली की, कपड़े धोने की ये बड़ी सी मशीन, उसी में धो लो, इसी में सुखा लो। टेलीफोन और जान कर नहीं लगवाता था कि उल्टे सीधे लोग उसकी औरत को छेड़ेंगे। अकेली कार मुख्तार। उसकी माँ कल्स कर नेमतें गिनवा रही थी। ठीक कह रही है ये, ऐसा भरा घर मोहल्ले की किसी लड़की को नसीब नहीं हुआ। नानी हनीफ़ा ने तायद की। और वो भरे घर वाला, बड़ी तोंद और 5 मसनूई दांतों के साथ अमेरिका का सदर नज़र आता था जैसे। तुम बैठ के देखो, आधा घंटा उसके साथ। बड़ी बी जिन परी का मेल किया था। मेरे बाप ने मशीनों से बेटी भी आई थी। अरे अगर झगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मियाँ बीवी झगड़ा क्या ही करते हैं। अभी कागज़ तो नहीं लिखा उसने। 2-4 लोग बीच में पड़े तो सुलह सफाई हो सकती है। अम्मा ने रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश की। मुझे नहीं करनी सुलह सफाई, आप लोग अपने दिमाग मेरे मसले में ना खपाएं, मेहरबानी होगी, वो तनक कर बोली। देख लो अम्मा, इसके रंग ढंग, उसकी अम्मा ने शिकायती अंदाज में बुढ़िया से कहा। क्यों अपने बाप का वज़न बढ़ा रही है? कल को नया जी तेरी गोद में खेलेगा, तेरे बाप को इतनी बस है। नानी हनीफ़ा नाराज़गी से बोली।
कोई नहीं खेलेगा मेरी गोद में, अपने लिए मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूँगी। उसने फ़ौरन जवाब दिया। तलाक लेने से तुझ में हीरे मोती जुड़ जाएंगे। बुढ़िया बुरा फरोख्ता हुई। हाँ, वो तड़क कर बोली और अंदर कमरे में चली गई। तू पता तो कर बालू की माँ, बात क्या हुई है? अम्मा हनीफा तशवीश से बोली। गया था इसका बाप, लाल खान मिल ही नहीं दे रहा। उसकी माँ मायूसी से बोली। तू खुद जाइयो, गुलाम मोहम्मद भला क्या बात करेगा, उसी की बनकर आ जाइएगा। अम्मा ने मशवरा दिया, मगर ये बदनसीब तो वहाँ जाने पर राज़ी ही नहीं। उसकी माँ बेचारी घी से गोया हुई। तू जा तो सही, ये बात की बातें हैं। नानी हनीफा ने ज़ोर लगाया। अच्छा चली जाऊंगी, दुआ करना तुम। दोनों बुढ़ियों ने उसी वक्त आंचल फैलाकर दुआ करना शुरू कर दी, जैसे वाकई वो दुआ के लिए किसी ताकीद की मुंतज़िर थे। महीन और यावर अली ख़ान हरीपुर जाने के लिए तैयार ही थे कि बाबा साहब का हुक्म आ गया। रोशी के ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं, इसलिए वो एक दिन मज़ीद रुक जाए। महीन को जब ये हुक्म मिला, वो हॉल की तरफ आ रही थी। अलविदाई मुलाकात के घर से चाल का अंदाज़ एकदम ही बदल गया। तारीख लेने, मगर रोशी अभी तो उससे खुलकर बात करना थी, फिर यावर ख़ान से डिस्कस करना थी। जब वो नहीं थी तो रोशी के मामलात से गैर मुतल्लिक थी, मगर अब वो उसके अहम तरीन फ़राइज़ में शामिल थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हॉल में दाखिल हुई। लड़कियों ने उसे देखते ही खुशी से नारा मारा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बैठने की जगह तलाश करने के साथ साथ लड़कियों पर नज़र दौड़ाकर रोशी को भी तलाश किया। खुशखबरी पहुंच गई आपको? उसने खुशी से सरशार आवाज़ में महीन से सवाल किया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? उसने कदरे अनजान बनकर सवाल किया। अरे आपको नहीं पता? हालांकि आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए। रोशी के ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं। अलीमुद्दीन एंड फैमिली, वो लोग ईद से पहले शादी करना चाह रहे हैं। आप बताइए कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी? मुना खुशी से फूली न समा रही थी। ये तो रोशी से ही डिस्कस करना होगा। महीन बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अरे बुलाओ ना रोशी को, क्या आज अस्तबल निपटा कर सोई है? रूबी ने आवाज़ लगाई। जाओ बुला कर लाओ, कहो बस जाग जाओ, हो गई नींदें पूरी। रूबी ने बिया को मुखातिब किया। मैं नहीं जा रही, फाड़ खाएगी मुझे। बिया ने माजरत के साथ साथ वजह भी बयान की, जो खासी खौफनाक थी। कुछ नहीं होता, जाओ तो। दरवाज़ा पीट पीट कर रोशी कहती, वापस भाग आओ, खुद ही आ जाएगी पीछे पीछे। तानिया को बड़ी जल्दी तरकीब सूझ जाती थी। क्या शोर मचाया हुआ आप लोगों ने? रोशी झलाती हुई अंदर दाखिल हुई थी। शादी के दिन है करीब, बन्नो ज़रा धीरे से बोलो। तानिया, बिया, रूबी लहक लहक कर गाने लगी। रोशी ने उलझ कर माहीन की सिम देखा। किसकी शामत आ रही है? अब मुँह बनाकर महीन के बराबर में बैठ गई। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं तारीख लेने। महीन ने संजीदगी से उसे मतला किया, साथ साथ वो उसके चेहरे का भी बगौर जायज़ा ले रही थी। रोशी तो जैसे एकदम सन्नाटे में आ गई। चंद सानिया तो उससे बोला ही नहीं गया। ससुराल वाले, किस कदर अजनबी सा महसूस हुआ था ये लफ्ज़। किस बात की तारीख लेने? वो तैश पर काबू पाते हुए बस इतना ही बोल सकी, जंग की। रूबी जल कर बोली, अल्लाह ना करे, अच्छी बात मुंह से निकालो। गुल्लो ने टोका, आज शाम 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना। मुन्ना ने कहा, ठीक है। इशारिया 3.6 का एक रिवॉल्वर और 7mm की एक राइफ़ल, वो भी लोडेड, मुझे दे दीजिएगा। यही मेरी सबसे अच्छी तैयारी होगी, उसने खौलते हुए लहजे में कहा। गुल्लो, जरी, शन्नो और महीन ने उसके लहजे का जहरीलापन यूँ महसूस किया था जैसे वो उनकी ज़ात से उबल रहा हो, जबकि दूसरा लाउबाली लड़कियों ने उसका मखसूस स्टाइल समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। महीन ने बड़ी मतलाशी निगाह से उसका जायज़ा लिया, फिर उसका नरम गद्दे जैसा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बिहेव योरसेल्फ, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करो। क्यों ना करूं? इंसानों को भी यूँ इस्तेमाल करते हैं जैसे किचन में हल्दी मिर्च। वो बुड़बड़ाई। इसका मतलब है शाम को खाने पर बड़ी मज़ेदार डिशेज़ होंगी। मरियम तस्वीर को दूसरे रुख से देख रही थी। रात को? बिहा ने तसही की। हाँ भाई, वही। मरियम ने सुलह जो अंदाज में जवाब दिया। जाओ तुम अपने कमरे में, मैं वहीं आती हूँ। महीन ने शोर शराबे का फ़ायदा उठाकर चुपके से कहा, अभी तो मैं अपने एक अहम मिशन पर जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल आप इन सब से बातचीत कीजिए, आधे घंटे बाद, ठीक है? वो उठ खड़ी हुई। मिशन? कैसा मिशन? क्या घर से बाहर जा रही हो? महीन उलझी।
नहीं, यहीं घर में। आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मैं खुद आपसे तफसीली बात करने के लिए बेचैन हूँ। वो महिन के हाथ से आहिस्ती से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। क्या ये अभी से तैयार होने चली गई? दूर कोने में औंधी लेटी मैगज़ीन उलट पुलट करती लाली ने वॉकमैन का म्यूज़िक प्रेस करके हैरानी से इस्तफसार किया। अभी से। शन्नो ने तनक के दौरान इस्तज़ाया कहने की फुर्सत निकाली। अब तो खैर वो तैयार नहीं हो रही, वो तब भी तैयार नहीं होगी। वो बज़ाहिर बेनियाजी से कहकर 6 उल्टे 2 सीधे करने लगी। वो सीज़न में बेहिसाब तनन किया करती थी। क्यों तैयार नहीं होगी? क्या शर्माएगी? तो मना किया है किसी ने तैयार होकर शर्माने से? मरियम को बदशगुनी से नहायत तकलीफ़ होती है। वो नहीं शर्माती वरमाती, उसे तो अपने हिस्से का काम दूसरों पर डालने की आदत है। नईम से कह देगी, मेरे हिस्से का तुम शर्मा लो, मेरा मूड नहीं हो रहा। जरी ने कुछ अलहदा नक्शा पेश किया। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर महीन मसरूफ़ सी शन्नो को जांच रही थी, जिसका अंदाज़ यूँ तो दूसरों से था ही मुख्तलिफ, मगर रोशी से मुतल्लिक तो वो खासी पहुंची हुई लग रही थी। जल्द ही महसूस हुआ जैसे लड़कियां उसकी चुप से खासी तशवीश में मुब्तला हो गई हैं। वो फ़ौरन ही संभल गई। सब शाम की तैयारी का मौजू लेकर बातें करने लगी। सरस्वती, उसने गोदाम से निकलती सरस्वती का आवाज़ दी। आसान बीबी। वो रात की वजह से बहुत डरी हुई थी। गोदाम का दरवाज़ा खुला छोड़कर भागी चली आई। खान किधर है? तुसा खलो जाओ हुन आसान। वो अस्तबल की तरफ दौड़ गई। कलो, वो ड्रेसिंग का आईना साफ नहीं हुआ तुझसे 2 दिन में? भाग से आती हुई लहराती बल खाती कलो को उसने टोका, जो अपनी धुन में थी, जिसके फरिश्तों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो यूं राह में खड़ी होगी। वो दहल कर अपनी जगह रुक गई। मैं भूल गई थी बीबी, मामा ने मुझे सब्ज़ी लेने भेज दिया था। फिर खोकर कहने लगा कि उसकी औरत बीमार है, ज़रा हंडिया चढ़ा दूँ। फिर जी मैं बड़े खान की चिलम भरने चली गई। वापस आई तो भाभी सम्या मुझे अपने साथ डॉक्टर के लिए गई। मुन्ना बीमार है ना जी। आपका सोचो, शहर का जाना और आना, फिर वहाँ से। अच्छा चुप कर, अदाओं और बहानों की पोटली बकौल भी अम्मी। अल्लाह तौबा, कलों की अदाएँ ना रखी जाए ना उठाई जाए। तू पीछे जाती है क्या? उसका इशारा हवेली के पिछले हिस्से की तरफ था। ना जी, मेरा क्या काम। एक बुढ़ा आता है इधर, वो झाड़ू देकर चला जाता है। सरस्वती के होते ही वहाँ से का काम जब देखो आ रही है, जब देखो जा रही है। पेशावराना जेलसी यहाँ भी थी। कलों ने नाक भूत चढ़ाने का मौका गंवाना मुनासिब नहीं समझा। और किसको आते जाते देखा? रात के वाक़ये ने उसकी खोपड़ी उल्ट कर रख दी थी। नईम के घर वालों की आम तक जैसे उसके लिए आम सी बात हो गई थी, जिसे जब चाहे वो अपने तरीके से हैंडल कर सकती थी। दूसरे उसे इस मामले में इसलिए भी तक़वियत मिली थी कि यावर अली ख़ान घर पर मौजूद थे और महीन की शक्ल में उसे मजबूत वास्ता मुयस्सर आ चुका था। उसका तो हाल माजी मुस्तकबिल जिसके गिर्द घूम रहा था। उसके लिए असल मसला तो ये था, नहीं उधर कोई नहीं जाता, बड़े खान का हुक्म नहीं है। और जी उधर रखा भी क्या है, बस खान जी बारी आते जाते हैं हर जगह। वो तो जी पूरी हवेली में फिरते हैं, बड़े काम होते हैं जी उन्हें। कल्लो ने बड़ी अपनाई हो तो दिल सोजी से कहा, हाँ उसी के कंधों पर रखी हुई है हवेली। और खान और नहीं होए। सरस्वती दौड़ती हुई वापस आई। उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। तो फिर पीछे गया हुआ है? उसने सरस्वती से पूछा। ऐस वेले तो वो कदी नहीं जान देने। सरस्वती ने नज़रें चुराकर जवाब दिया। जाने क्यों उसे यूँ महसूस हुआ जैसे सरस्वती झूठ बोल रही है और वो अस्तबल में बारी से बाकायदा बात करके आ रही है। और कौन कौन है अस्तबल में बारी के अलावा? उसने उसकी आंखों में देखा। डंगर, डॉक्टर, खोखर है, दीन मोहम्मद, चौकीदार और चाचा चतरा जी। वो उंगलियों पर गिनकर सादगी से बताने लगी। जानवरों को इंजेक्शन खान लगा रहा है या डॉक्टर? डॉक्टर लगा रहा है। खान थे वहाँ। वो डर कर रुक गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रोशी उस गवार की रूह बहकाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। सरस्वती खौफज़दा नज़रों से उसे देखने लगी थी। सारी लड़कियों में नौकरों को उसी से सबसे ज़्यादा खौफ महसूस होता था। रोशी चंद सानिया सरस्वती को देखती रही। अच्छा जाओ तुम, उसने पुरसुकून लहजे में उसे जाने को कहा। सरस्वती ने नहायत ताज्जुब से उसे देखा था, फिर दौड़ने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की थी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही, फिर दाएं जानिब मुड़ गई। ये रास्ता अस्तबल को जाता था।
बारी एक सफ़ेद घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर से महवे गुफ्तगू था। रोशी को एक कोने से बरामद होते देख ठठक गया, बल्कि अपनी बात ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। रोशी ने करीब पहुंचकर डॉक्टर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब देते हुए सवालिया नज़रों से बारी की जानिब देखा। हवेली के मालिकों में से एक होती हैं, बारी ने संभल कर तारुफ कराया। डॉक्टर एकदम कॉन्शियस हो गया और ख़ासा मुअद्दिब नज़र आने लगा। बारी घर तो ख़ासा ठीक है, अलबत्ता नागमनी बहुत सुस्त है। जिससे सेमन फ़रोख्त किया है, ये अपनी सारी चौकड़ी में गई है। बारी नए सिरे से डॉक्टर से मुखातिब हुआ। रूपवती का हाल सुनाइए, बच्चे के सदमे से संभली या नहीं? डॉक्टर अस्तबल में नज़रें दौड़ाकर पूछने लगा। कोई इस्लामी नाम नहीं था बेचारी के लिए? रोशी ने मदाखलत की। वो अंदर हवेली में बहुत है, बारी ने जो मानी बात कही। डॉक्टर ने बेसाख्ता कहका लगाया था। रोशी बुरा सा मुँह बनाकर इधर उधर देखने लगी। डॉक्टर सामने एक घोड़े की तरफ बढ़ा। कैसे ज़हमत की? बारी ने कीन अखियों से उसकी सूरत देखी। झूमर भाभी का पूछने आई हूँ, आज़ाद हो गई? वो तो माशाअल्लाह खासी आज़ाद है। वो मुस्कुराकर डॉक्टर की हरकतों सकनात देखने लगा। मैं भी उसी हवाले से बात कर रही हूँ, वो जलकर बोली। जितना रास्ता आप तय करके आई हैं, उतना ही फासला पीछे जाने के लिए तय करना पड़ता है। बारी ने कुछ जताने की कोशिश की। पता है मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। वो नागवारी से गोया हुई। जी पूछिए। बारी ने अनुज डॉक्टर पर नज़रें जमाई हुई थी। वो औरत कौन है? आप बाबा साहब से पूछिए, मैं वाकई उसे नहीं जानता। बारी ने वाज़े माजरत की। ये कैसे मुमकिन है कि तुमने जानने की कोशिश ही ना की हो? उसने मशकूक नज़रों से देखा। आप मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद उसने झूमर भाभी को बताया हो, आप उनसे पूछ लीजिए। वो खुद को साफ बचा रहा था। उनको क्यों इस औरत से टकरा दिया? पूरी हवेली को ब्लैकमेल करती फिरेंगी, वो साहब समेत। ख़ास तौर पर वो तुम पर बहुत आसानी से काबू पा लेगी, मगर शायद तुम भी यही चाहते हो। रोशी ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाई। यकीन कीजिए, इस किस्से में मेरा कोई हिस्सा नहीं। अब वो चाहे जो भी करती फिरे। बारी ने बेचारगी से जवाब दिया। क्या उस औरत ने भाभी को सब कुछ बता दिया होगा? उसकी जहनी रोक पलट गई थी। शायद उन्हें बहुत उनसीयत हो चुकी है उससे। बारी ने जवाब दिया। उनसीयत तो उन्हें तुमसे भी बहुत हो चुकी है, रोशी ने तंज से मुस्कुरा कर कहा। बारी खामोश रहा और करीब खड़े सफ़ेद घोड़े की पुछ सुलाने लगा। एक बात सुनो बारी। जी। वो उसके नए अंदाज पर संभला। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है। उस औरत का अंदाज़ बता रहा था कि तुम उसके महरम राज हो। वो बड़े अतमाद से कहा। ला हौला वला कुव्वता। सकेल उर्दू इस्तेमाल करने के शौक़ में जाने आप क्या क्या बोल जाती हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता। वो खसे आकर बोला। क्यों, क्या बोल गई हूँ? वो बिगड़ी। कुछ नहीं, बहरहाल मैं माजरत ख्वाह हूँ, किसी भी किस्म की खिदमत से कासिर हूँ। बारी ने दो टोक अंदाज में कहा। देखो बारी, अगर मुझे पता चल गया ना कि तुम्हें सब कुछ पता है तो अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी। बारी ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। एक बात कहूँ, उसने जाती हुई रोशी को मुखातिब किया। रोशी रुककर उसकी बात का इंतज़ार करने लगी। अब तक जो कुछ हुआ है वाकई अच्छा नहीं हुआ है। वो शरारत से गोया हुआ। पता चलेगा ना तुम्हें, उसने दांत पीसे। बारी का कहका बेसाख्ता था। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से वापस हुई थी। हालांकि बात कुछ भी नहीं थी। अगर चाहती तो हवेली की दूसरी लड़कियों की तरह अपने काम से काम भी रख सकती थी, मगर दिमाग ही कुछ ऐसा था कि जिस बात की ठान ली तो बस ठान ली। कितनी खूबसूरत औरत, मगर पाँव में बेड़ियाँ, खून में डूबा हुआ चेहरा। इसके बावजूद उसकी खूबसूरती में ज़रा कहीं जो नाक और खमीदा तराश के होंठ, और किस कदर मुनफरिद और हसीन नाम। मुतरबा, इतना शायराना नाम उसे किसने दिया होगा? उसने उस रात से तमाम सोचे उसी पर आकर ठहर रही थी। एक बात छनी नहीं, दूसरी शुरू हुई। बड़े मियाँ को बेटे को शादी के अलावा और कोई काम ही नहीं। दुनिया में और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। वो तो खैर, मैं खाला को सब कुछ बताकर निबट लूँगी। देंगे उन्हें तारीख, कह दूँगी शिनो से करा दे नईम की शादी। उन्हें बहुत मुतासिर करते हैं अंग्रेज़ी में बात करने वाले लोग। वो तो छींक भी अंग्रेज़ी में मारता है। वो कुड़कर सोचती हुई पिछले हिस्से की जानिब बढ़ रही थी। सबसे पहले वो झूमर के कमरे की तरफ बढ़ी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो नहा रही थी। वो कुर्सी पर ढह गई। या अल्लाह, मेरी मदद कर। जिस प्लेन में वो लोग आ रहे हैं उसे हाईजैक करा दे, या फिर प्लेन का रुख ही
किसी और ट्रायंगल की जानिब फेर दे जहाँ दाखिल होते ही जहाज़ गायब हो जाते हैं और उनका कभी पता नहीं चलता। उसने खाली बैठना मुनासिब न समझा और दुआ मांगना शुरू कर दी। वहाँ धड़ से दरवाज़ा खुला। सरस्वती हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। बीबी, छेती चलो, जल्दी चलो बड़ी बेगम। वो रुककर सांस दुरुस्त करने लगी। इधर आ रही हैं बड़ी अम्मी। वो उठ खड़ी हुई। सरस्वती ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुझे बुला रही हैं? सरस्वती ने इस बात में गर्दन हिला दी। उन्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? बोल जी, खान ने। वो हाँफते हुए बोली। वारी ने? उसने नहायत हैरान होकर उसकी शक्ल देखी। सरस्वती ने ज़ोर ज़ोर से इस बात में गर्दन हिलाई। रोशी की शरियानों में जैसे ज्वार भाटा उठने लगा। और सरस्वती को एक तरफ हटाती हुई कमरे से बाहर आ गई। गुस्से से उसकी बुरी हालत हो रही थी। वो बेधड़क बड़ी अम्मी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गई थी। बड़ी अम्मी नमाज की चौकी पर जैसे मुंतज़िर बैठी थी। क्रीम कलर के कीमती रेशमी शलवार सूट और नाजुक सी कश्मीरी ब्राउन शॉल में वो बहुत ही खूबसूरत महसूस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने संजीदगी और बेखौफी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। उन्होंने भी नहायत खुश्क और संजीदा अंदाज में कलाम किया। वो फ़ौरन उनके बेड पर बैठ गई। क्या कर रही थी? उनकी सपाट आवाज़ उभरी। कुछ नहीं। उसने नज़रें चुराई। पीछे क्या करने गई थी? उन्होंने उसका चेहरा बगौर देखा। रोशी खामोशी से अपने पाँव देखती रही। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वो नाराज़ लहजे में गोया हुई। झूमर भाभी के पास गई थी। भला आखिर वो बोली। किसी की भाभी नहीं है वो, बस वो जफरी के लिए है। बाकी हवेली वालों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सख्ती से जवाब दे हुई। जब वो जफरी भाई की दुल्हन है तो सबकी रिश्तेदार तो खुद ब खुद हो गई। उसने भी खासी नाराज़गी से बोला। तुम्हारे रिश्तेदार बस वही हैं जो हम कहें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जिनका इनकार हम कर रहे हों वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। वो बरहमी से बोली। रिश्ते कुदरती होते हैं, किसी के कहने या ना कहने से रिश्ते नहीं बनते। उसने बेखौफी से जवाब दिया। यानी तुम्हारा बाज आने का कोई इरादा नहीं? वो उसकी बेखौफी से मज़ीद गुस्से में आ गई। वो खामोश रही। रोशाने, तुम हमारे लिए मसला बन रही हो जिसका सही हल बाबा साहब ने ढूंढ लिया। हम आज तुम्हारे ससुराल वालों को कोई करीबी तारीख दे देंगे, मगर जब तक तुम्हारी बारात नहीं आ जाती तुम पीछे नहीं जाओगी। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भिजवा देंगे। मुझे मंजूर है, मैं आज ही पापा के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए जुल्म को के साथ चल सकते हैं आप लोग? उसने आहिस्ता आवाज़ में सवाल किया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बरहम हुई। किसी माजूर के साथ एक होशमंद लड़की को बांध देना या किसी कमज़ोर को हर कानून से बालातर होकर कैद में रखना, लालच देकर बांधना, एक जुल्म के अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है? जाने इतनी जुर्रत उसमें कहाँ से आ गई थी, या बारी के ख़िलाफ़ गुस्से के जज्बात ने उसके हवास कुंद कर दिए थे। तुम्हें बाबा साहब के ज़ाती मामलात में छानबीन की इजाज़त नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। आलमे ताब चंद लम्हे दम बखुद रहने के बाद इंतहाई गुस्से से बोली। रोशी बेखौफ अंदाज में कारपेट पाँव के अंगूठे से कुरेदती रही। जाओ तैयारी करो, हम आज ही तुम्हें यावर के साथ हरिपुर भेज रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी बारात वहीं से जाए। वो नागवारी से कहकर चौकी से उतरने लगी। रोशी उठ खड़ी हुई। चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। कितना सही अंदाज़ा है मेरा, इस सारी मिली भगत में बारी का पूरा हिस्सा है। जाहिर है इसके अलावा और किसने इतला दी होगी कि मैं पीछे गई हूँ। बनता कितना मासूम है, इस औरत के बारे में सब पता होगा। निबट लूँगी इससे भी, बड़ा हिसाब बाकी है इसका। छोड़ूंगी तो नहीं, इंसान तो नहीं है ही घोड़ा, बाबा साहब का वफादार घोड़ा। वो खौलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। यावर अली ख़ान ब्राउन बाथ गाउन पहने बाथरूम से बरामद हुए थे। महीन को बेड पर बैठे देखकर ठठक गए। आप वापस भी आ गई? जी, नया काम जो आ पड़ा है, आपसे मशवरा भी तो करना है। उसने उनकी तरफ देखे बगैर कहा। नया काम? खैरियत? वो रोशी के ससुराल वाले आ रहे हैं ना तारीख लेने? उसने इस मर्तबा गौर से उनका चेहरा देखा। यावर अली ख़ान के चेहरे पर यखलक गहरी संजीदगी झलकने लगी। रोशी से मिलकर आ रही हैं? वो गोया हुए। हॉल में सभी लड़कियां थीं। उसने ये बावर करा दिया कि वो रोशी से तन्हाई में नहीं मिली है। यावर अली ख़ान मज़ीद कुछ बोले बगैर बालों में ब्रश चलाने लगे। एक बात कहूँ आपसे? महीन ने हिचकिचाते हुए कहा। गोया इजाज़त दी गई। मैं महसूस कर रही हूँ कि रोशी इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने अपनी दांत में धमाका किया। ठीक, फिर? वो बदस्तूर ब्रश चलाते हुए गोया हुए।
आप चौंके नहीं, हैरत नहीं हुई? महीन ने उन्हें ताज्जुब से देखा। इसमें चौंकने की क्या बात है? छोटे से बच्चे की भी पसंद नापसंद होती है। वो तो खैर माशाल्लाह बड़ी बच्ची है। वो हनूज बड़े मसरूफ़ अंदाज में गोया हुए थे। तो फिर जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। महीन का अंदाज़ कतई था। यावर अली ख़ान खामोश रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इससे बड़ी उम्र की लड़कियां हवेली में मौजूद हैं तो उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? महीन ने उलझ कर सवाल किया। उनमें से अक्सर के रिश्ते घर पर तय हैं। यावर अली ख़ान ने बड़े सुकून से जवाब दिया। तो रोशी का रिश्ता बाहर क्यों किया? क्या वो घर के लड़कों के काबिल नहीं है? महीन ने जिरा की। जिस लड़के से रोशी का रिश्ता तय हुआ है वो इकलौता है, ज़ाती कारोबार में बहुत आगे जा चुका है, इंटरनेशनल में तिजारत कर रहा है, गुड लुकिंग है, उसका बाप बाबा साहब को बहुत अजीज़ है, वो भी बाबा साहब का जान निसार है। इसी से अंदाज़ा कर लें कि बेटा इतना कामयाब है, इसके बावजूद अलीमुद्दीन साहब बाबा साहब के लिए कराची में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जज्बा शुक्रगुजारी के तहत बाबा साहब ने नईम के कारोबार के लिए लाखों का लोन दिलवाया था। इन्हीं छोटी छोटी बातों से इंसान के अंदर का पता चलता है। गुज़श्ता 32 सालों से अलीमुद्दीन बाबा साहब के साथ है, कभी एक पैसे की गड़बड़ नहीं हुई, बहुत बासूल और साफ़ सुथरे इंसान है। मगर इसका क्या करे कि रोशी राज़ी नहीं है। महीने बेसब्री से उनकी बात काट दी। तो आप कर लीजिए ना राज़ी। यावर अली ख़ान ने आन वाहिद में सारा बोझ उस पर लाद दिया। ये तो ज़बरदस्ती हुई। महीन ने बुरा मनाया। अभी उसकी उम्र इतने काबिल एतबार नहीं हुई कि उसके फ़ैसलों पर भरोसा किया जा सके। यावर अली ख़ान ने दलील दी। तो फिर इस उम्र का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये नापसंदीदा ढोल उसके गले में डाल दिया जाएगा तो मजबूर बजाएगी नहीं, हार डालेगी। महीन को उनका अंदाज़ बेहिस महसूस हो रहा था। उससे अच्छी राह दिखाना, बुरा भला समझाना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे उसके रिश्ते का तकाज़ा है, हम उसके लिए बेहतर सोचें और उससे अच्छा मुहैया करें। यावर अली ख़ान ने महीन को समझाने की कोशिश की। जब उसकी उम्र नाकाबिल एतबार है तो फिर उसे अहम फ़ैसलों से नहीं गुजारना चाहिए। अजीम नुकसानात भी हो सकते हैं। महीन पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। यावर अली ख़ान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पहलू में आकर बैठ गए। उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। वो जब उन लोगों में जा बसेगी तो बहुत मुतमईन और खुश होगी। आप यकीन करें। वो सिगरेट सुलगाने के दौरान गोया हुए। उससे ये वहम हो गया कि बाबा साहब सज़ा के तौर पर उसकी शादी कर रहे हैं। सज़ा के तौर पर? महीन ने हैरानी से उसकी बात काट दी। कैसी सज़ा और किस बात पर सज़ा? वो बेताब हुई। यावर अली ख़ान सर झुकाए कश पर कश लगाते रहे। फिर उन्होंने अपनी सुर्ख आंखें महीन के चेहरे पर जमा दी। क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं थी। वो अपने हाथों से खेलने लगी। क्योंकि वो कराची में इक़दाम ख़ुदकुशी का इर्तिकाब कर चुकी है। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में उसे हैरत अंगेज़ बल्कि इत्तला पहुंचाई। महीन उसकी शक्ल देखने लगी। आपने इससे पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। महीन अच्छी तरह सेट होकर बैठ गई, गोया अब वो भरपूर तफसील से सुनना चाह रही थी। ऐसी बातों का कोई मौका महल नहीं बना। फिर तकलीफ दे बातों का दोहराना क्या मायने? वो धुआं उड़ाने लगे। अंदाज़ा लगाइए कितनी, इसी से अंदाज़ा लगाइए कितनी नासमझ है। अभी छोटी सी बात पर जान पर खेल जाती है। एक और गहरा कश लगाकर अपने मखसूस संजीदगी के साथ उसकी नासमझी साबित करने की कोशिश की। वो बात जिसकी वजह से, ऐसी क्या बात है वो बात जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की कोशिश की? महीन की तो बुरी हालत हो गई। मुझे अंदाज़ा है कि उसे यहाँ क्या पेश आ सकता है। वो बेनियाजी से कह रहे थे। मैं आपको बात ही नहीं पता तो आप छोटी बड़ी बात का अंदाज़ा किस बुनियाद पर लगा सकते हैं? वो इतनी भी बच्ची या अहमक नहीं कि ज़रा सी बात पर जान देने की कोशिश करे। कम अज़ कम मैं ये दलील हरगिज़ नहीं मानती। अंदाज़ कतई था। आप मेरा एतबार करें महीन, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब आप हवेली आई हुई थी। बाबा साहब को लड़कियों को कराची भेज दिया था और शायद वो जाना नहीं चाह रही थी। बाखुदा इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। महीन ने यावर अली ख़ान ने बेहद मशकूक सी महीन को यकीन दिलाने की मकदूर भर कोशिश की।
ताज्जुब है ना, ये नाजायज़ जबर के ख़िलाफ़ उसका एहतजाज था। वो तो मैंने भी महसूस किया था कि उसे और दूसरी लड़कियों को से दूर रखने की शौरी कोशिश की जाती है। मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। कुछ होता तो जवाबन भी होता। मही ने जवाब में बला की संजीदगी इख्तियार की। महज आपकी गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। यावर अली ख़ान ने बुझे बुझे सिगरेट के टुकड़े को ऐश ट्रे में लगाए बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि वो लहजे के ज़ेर बम ना समझ सकी तो इस वाक़े के बाद तो हमें और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। मही ने उनके चेहरे पर नज़रें जमा दी। आप मना कर दें जब वो राज़ी नहीं है। महीन का अंदाज़ यूँ था जैसे कोई बच्चा ज़िद कर रहा हो। ये आसान होता है महीन, कितना ब्राइट फ्यूचर है उसका साफ नज़र आ रहा है। बच्चे खेलने को चाँद मांगते हैं तो उनको दे दिया जाता है, चाँद तो नहीं लाकर दे सकते ना। यावर अली ख़ान ने साबित कर दिया कि उन्हें भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। तो फिर आप उसकी शादी उस वक्त तक पोस्टपोन कर दें जब तक उसे आप लोगों से अक्ल समझ की सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। फिर आप उसकी राय लें और उसके जज्बात का एहतराम करें। वो अनूस ठुस थी। यावर अली ख़ान का जागीरदाराना मिजाज एकदम आतिश फ़िशां बनने लगा। वो खुद पर काबू पा लेना चाहते थे। उसके सामने उनकी नौ बेहाता कम उम्र बीवी थी, बल्कि इसलिए कि उनके सामने बाशऊर तलीम याफ्ता और अपने शरई हकूक़ को साबित करने की अहलियत रखने वाली एक मतवाज़िन लड़की थी, जिसकी आवाज़ तहकम और गरज से नहीं दबाया जा सकता था। मुलतवी करने के लिए उस वक्त मेरे पास कोई ठोस वजूद नहीं, उसने वाज़े तौर पर मेरे सामने इजहार किया था। मेरा ख्याल था चंद दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब मैं अपने ख्याल पर सॉलिड कोई जवाब फुर्सत में उससे मालूम करे वो किसे पसंद करती है। आप मुझे नाम बता दे, बाकी काम मेरा है। ये काम है मिसिस अलीमुद्दीन की आम से पहले मुझे बाबा साहब से बात करना होगी और उसे ये बता दीजिए कि अगर वो खुदकुशी करने की हमाकत ना करती तो शायद ऐसे हालात उसे कभी पेश ना आते। वो इंतहाई कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोच ले। वो लिबास तब्दील करने के घर से उठ खड़े हुए। उन्होंने चुपचाप सी महीन पर एक निगाह डालना ज़रूरी सोचा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बीवी कितना अहम रोल अदा कर सकती है, ख़ास तौर पर जब बेटियां हों। उन्हें महीन की अहमियत वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। ठीक है, मैं जाती हूँ। वो बहुत भारी बोझ अपने कंधे पर उठाकर उठ खड़ी हुई। यार, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका प्रिंट बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है और मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही से अल्फाज को अदा करूँ, और मैं इसकी वजह से एक और भी मैंने वो डाउनलोड किया था प्रिंट में, लेकिन वो तो इससे भी ज़्यादा गया गुजरा है। इसकी तो थोड़ी बहुत मुझे समझ आ रही है, उसकी तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या लिखा हुआ है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे इसको पढ़ते हुए, और यकीनन आप लोग भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होंगे सुनते हुए। लेकिन खैर, जिन लोगों ने सुनना है उन्होंने तो सुनना ही है, और मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम अटका करूँ और कम से कम वो आप लोगों को इरिटेट करूँ। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।